नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हरियाणा की जनवरी महीने की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। जनवरी 2022 में हरियाणा से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उन सबको देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर को तथ्यों के रूप में पढ़ेंगे और इससे अगली वीडियो में करंट अफेयर को वैकल्पिक प्रश्न बनाकर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय द वे, इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं। हम पढ़ेंगे राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है और साथ ही साथ राज्य महिला आयोग के बारे में जानेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आयोग का गठन कहाँ पर किया जा रहा है। लैंड पूल पॉलिसी क्या है, इसको क्यों बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा खेल पुरस्कार 2022 के विजेता कौन कौन है। नो डिटेंशन पॉलिसी को हाल ही में रद्द कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नया सिस्टम अप्लाई किया गया, वो क्या है। और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 17 जनवरी 2022 को हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद की रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तो याद रखें, हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है। रेणु भाटिया को, फरीदाबाद की वो रहने वाली है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की बात करें तो यह एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। आप ये भी जानते रहिए, हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री है कमलेश टांडा, जिनका चुनाव क्षेत्र है कलायत। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज और महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रधान सचिव है जी अनुपमा। इतने सारे पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला। इन्होंने कहा है कि राज्य में 75% नौकरी आरक्षण कानून 15 जनवरी से लागू कर दिया गया है। ये लागू क्यों किया गया है? ताकि नौकरियों के लिए अब राज्य के युवाओं को प्राथमिकता दी जा सके। इसका सिंपल सा मतलब यही है, अगर कोई कंपनी हरियाणा में कार्यरत है और उसमें 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो 100 में से 75 कर्मचारी हरियाणा के होंगे और 25 कर्मचारी अदर स्टेट के होंगे। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं हरियाणा राज्य महिला आयोग के बारे में अधिक जानने के लिए। हरियाणा सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है और 2 कक्षाओं में बोर्ड परीक्षा शुरू कर दी है और वो 2 कक्षाएं हैं कक्षा 5 और 8। और ये किया गया है एक नियम में संशोधन करके। वो नियम है हरियाणा बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम 2011। इसमें संशोधन किया गया और नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म किया गया। कक्षा 5 और 8 में बोर्ड की परीक्षा शुरू की गई। हरियाणा के मुख्य सचिव है संजीव कौशल। 35वें नंबर के मुख्य सचिव हैं ये और हाल ही में इनको नियुक्त किया गया था। संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, निगम बोर्डों और सभी डीसी को पत्र लिखकर निर्देशित किया कि राज्य सरकार ने 80 साल से चले आ रहे डीसी रेट को ख़त्म कर दिया है और इसके स्थान पर निगम वेज रेट लागू किया है। तो याद रखें, डीसी रेट ख़त्म हो गया हरियाणा में और इसके स्थान पर निगम वेज रेट लागू किया गया है। निगम वेज रेट लागू करने के लिए एक नया निगम स्थापित किया गया और वो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। और इसके द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था 1 नवंबर 2021 को। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पहली सीईओ किसे बनाया गया था। शरणदीप कौर बरार को। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। आई थिंक दुर्गा के एग्ज़ाम में या फिर महिला कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पहली सीईओ किसे बनाया गया है। प्रतिभा सुमन को, शरणदीप बरार को। शरणदीप बरार को बनाया गया हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पहली सीईओ। 21 जनवरी 2022 को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के बीच आदि बद्री बांध के लिए समझौता हुआ है। आदि बद्री बांध कहाँ पर बनाया जाएगा। यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान पर। इसका मुख्य उद्देश्य है सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार करना, सरस्वती नदी को पानी उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आप इससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं, हमने डिटेल में बनाई थी हरियाणा विशेष सीरीज़ में। इस पर बहुत ही डिटेल में बताया गया था। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है, यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया था। बढ़ते हैं आगे। इंडियन ऑयल द्वारा इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेंट का भारत में पहला ट्रायल हरियाणा के बल्लभगढ़ बस अड्डे से शुरू किया गया है और ये सब कार्य परिवहन मंत्री की देखरेख में हुए हैं और हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा। और इस ऑयल की खोज की गई है फरीदाबाद में इंडियन ऑयल सेंटर के द्वारा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। इसी अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला में बनने वाले राज्य सूचना आयोग के भवन का शिलान्यास किया है और इस आयोग का नाम रखा जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो याद रखें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आयोग या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य सूचना आयोग कहाँ पर बनाया जा रहा है। पंचकूला में। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ अदर फैक्ट आपको ज़रूर याद रखने हैं, जैसे कि इनका जन्म
23 जनवरी 1893 को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। और हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जो कांग्रेस का वर्ष 1938 में, उसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी। इनके दो गुरु थे, राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद। बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कालेसर, ढोसी, अरावली और मेवात की पहाड़ियों में एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू किए जाएंगे ताकि स्पोर्ट्स को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। और यहाँ पर हर साल 3 से 5 एडवेंचर स्पोर्ट्स कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। तो याद रखें, हरियाणा में एडवेंचर स्पोर्ट्स कहाँ पर बनाए जा रहे हैं या स्थापित किए जा रहे हैं? कालेसर, ढोसी, अरावली और मेवात की पहाड़ियों में। आप सभी जानते हैं ढोसी की पहाड़ी हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं और ये 3 जिलों में फैली हुई है, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोहो इसी पहाड़ी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ी हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 61 बच्चों को वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। और इनमें हरियाणा के 2 बच्चे शामिल थे। वो 2 बच्चे हैं तनीश, जो कि सिरसा के रहने वाले हैं, इनको नवाचार के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और दूसरे हैं आकर्ष कौशल, वो करनाल के रहने वाले हैं, उनको सामाजिक सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। बेसिकली आकर्ष कौशल ने लॉकडाउन के दौरान covid.com एप्लीकेशन बनाई थी, covid.com वेबसाइट बनाई थी, जिसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और तनीश ने लॉकडाउन के दौरान 9 ऐप्स बनाई थी, जिसके लिए उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 25 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है वर्ष 2022 के लिए। और हरियाणा के 5 व्यक्तियों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वैसे तो इन 5 व्यक्तियों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बता रखा है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कुछ अदर भी आपको सीखने को मिलेगा। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हम इन 5 व्यक्तियों के नाम, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पद्मश्री दिए गए हैं इन 5 व्यक्तियों को। नीरज चोपड़ा, खेल से संबंधित है, भाला फेंक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में हुआ था, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। सुमित अंतिल, इन्होंने पैरा टोक्यो ओलंपिक में जो अभी हुआ था 2021 में, 2020 के लिए था वो, उसमें गोल्ड मेडल जीता था, ये भी भाला फेंक है। सोशल वर्कर हैं ओम प्रकाश, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मोतीलाल मदान को ये पुरस्कार दिया गया है। और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में राघवेंद्र तंवर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। बढ़ते हैं आगे। 25 जनवरी 2022 को हरियाणा पुलिस के 14 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल। जो डीजीपी होता है यह किसी भी राज्य की पुलिस का सर्वोच्च पद होता है और पुलिस पूरी की पूरी पुलिस इन्हीं के अंडर में होती है, यही पूरी की पूरी पुलिस को कंट्रोल करते हैं। तो हरियाणा के डीजीपी कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल है। 28 जनवरी 2022 को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए हरियाणा के गुरुग्राम जिले में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम में। कब स्थापित किया गया है ये? 28 जनवरी को। और ये बनाया गया है इलेक्ट्रीफाई कंपनी के द्वारा। और इससे पहले भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन मुंबई में होता था। इस पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। 30 जनवरी 2022 को ओडिशा में ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और इसमें महिला सिंगल्स का खिताब जीता है उन्नति हुड्डा ने। उन्नति हुड्डा सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बिजनेस स्टोर बनाने का निर्णय लिया गया है और इसका नाम रखा जाएगा ग्लोबल सिटी ऑफ हरियाणा, अर्थात ग्लोबल सिटी हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने ग्लोबल सिटी हरियाणा के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बिजनेस स्टोर बनाने का निर्णय लिया है। सहकारी चीनी मिल जो कि शाहबाद में स्थित है, इसके प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं दिलबाग सिंह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, आप इसे भी याद रखना। नियुक्तियों से संबंधित अक्सर एग्जाम में बनते हैं, प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो आप इस प्रश्न को ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न है या फिर अगला पॉइंट है, 11 जनवरी को पंचकूला में राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था और 11 जनवरी को ही हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए एस्मा यानी कि आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम अप्लाई किया गया।
एस्मा यानी कि ESMA, इसका पूरा नाम है एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, इसको हिंदी में बोला जाता है आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम। बेसिकली ये क्यों अप्लाई किया जाता है? ताकि हड़ताल को रोका जा सके। हड़ताल को रोकने के लिए इसको अप्लाई किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है अनिवार्य सेवाओं को उपलब्ध करवाना। अब सेवा देने वाले कर्मचारी होते हैं, अगर कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो सेवा कौन देगा? और सेवाएं जनता तक सही समय पर सही ढंग से पहुंचना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए एस्मा लगाकर कर्मचारियों को हड़ताल से हटा दिया जाता है। तो याद रखें, हरियाणा में एस्मा कब लगाया गया था? 11 जनवरी को। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और इन्होंने कहा है हरियाणा में 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दी गई है। 4 जनवरी 2022 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गुरुग्राम में हेली हब बनाया जा रहा है और ये हेली हब हेलीकॉप्टर के लिए बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। हेलीपोर्ट से लेकर उनके हैंगर, रिपेयर समेत अनेक प्रकार के एविएशन फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएंगी। दोस्तों, गुरुग्राम से संबंधित कुछ विशेष फैक्ट जरूर याद रखें, जैसे कि हेली हब कहाँ पर बनाया जा रहा है? गुरुग्राम में। भारत का पहला चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है? भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है? गुरुग्राम में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। भारत का पहला ग्रेन ATM अर्थात अनाज ATM कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम से संबंधित आपको ये पॉइंट जरूर याद रखने हैं। केंद्र सरकार ने डॉक्टर राघवेंद्र को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना 17 मार्च 1972 को की गई थी। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यरत है और हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। बढ़ते आगे। 6 जनवरी 2022 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य में ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में विकास करने के लिए शोध करने के लिए 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे और प्रति एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। ई-मोबिलिटी का मतलब, जो ई-मोबिलिटी है बेसिकली एक पर्यावरणीय कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य है 2030 तक चार्जिंग संरचना को अधिक से अधिक बढ़ावा देना। तो राज्य में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पद्मा स्कीम से संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और उसमें कहा कि पद्मा स्कीम के लिए ऐसी लैंड पूल पॉलिसी बनाई जाए जिससे ज़मीन के मालिकों को, जो ग्रामीण ज़मीन के मालिक हैं, उनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो और गांव में रोज़गार का सृजन हो। तो यहाँ पर एक विशेष पॉइंट याद रखना है, जो पद्मा स्कीम है ये अक्टूबर 2021 में शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, यानी कि इसके लिए ये काम कर रही है। ये प्रत्येक ब्लॉक को एक प्रोडक्ट दिया जाएगा और वो उसका विकास करेगा और इसी के तहत लैंड पूल पॉलिसी स्टार्ट की जा रही है। तो याद रखें, लैंड पूल पॉलिसी का संबंध किनसे है? ग्रामीण लोगों से है, जो गांव में ज़मीनी मालिक हैं उनको फ़ायदा देने के लिए, गांव में रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम बनाई जा रही है। PM कुसुम यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा सौर जल पंप स्थापित किए गए हैं और इस प्रकार से हरियाणा देश में अग्रणी राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा सौर जल पंप स्थापित किए हैं। सौर जल पंप ऐसे होते हैं जो सोलर एनर्जी से चलते हैं, सूर्य की ऊर्जा से चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2022 को हरियाणा के कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह बताया कि सरकार ने युवाओं को उद्यमशीलता से जोड़ने के लिए ऐसे युवा जिन्होंने ITI का कोर्स पास किया है और उसके बाद वो उद्यमी बन गए हैं, एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, उन्होंने कोई अपना स्टार्टअप शुरू किया है, उनको उद्यमी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और साथ ही साथ कुछ पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। जैसे कि जो फर्स्ट आएगा उसको 7,000 रुपये दिए जाएंगे, फर्स्ट आने वाले को 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जो सेकंड आएगा उसको 7,500 रुपये और थर्ड आने वाले को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। 10 जनवरी को नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया था और इसमें हरियाणा के 11 खिलाड़ियों को, हरियाणा की टीम के खिलाड़ियों को 11 पदक मिले हैं, जिनमें 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक, 1 कांस्य पदक और 3 उत्कृष्टता पदक शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि हरियाणा से गुजरने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर 10 नए रेलवे स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और जिन्होंने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जीत रखा है उनमें से 52 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं को खेल विभाग में रोजगार दिया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस बेसिकली स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, मतलब स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, क्योंकि इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, तो इन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही इस मिशन को स्थापित किया था। हाल ही में हरियाणा के 2 खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया गया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 2 ग्रुप हैं, कोर ग्रुप एंड डेवलपमेंट ग्रुप। कोर ग्रुप में शामिल किया गया है गोल्फर दीक्षा डागर को, और डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है जूडो के खिलाड़ी यश गणघस को। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में CDS जनरल विपिन रावत का निधन हो गया था उनकी पत्नी के साथ, और इसी के साथ हरियाणा के ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह का भी निधन हो गया था। और हाल ही में खट्टर सरकार ने ये फैसला लिया है कि ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी, और साथ ही साथ ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह के परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। अंतिम पॉइंट है, एंटीगुआ और बारबुडा को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया गया है, और ये इसका 102वां सदस्य देश बन गया है। जो एंटीगुआ और बारबुडा है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है। ये एक ही देश है, 2 नहीं, ये एक ही देश है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। 2015 में जब COP21 सम्मेलन हुआ था पेरिस में, तो उसी के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। भारत और फ्रांस इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जनवरी महीने की करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।